हेलो एवरीवन, मैं हूं रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग लगाओ, समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या। अच्छा, समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या होती क्या है? किसी भी ठोस पदार्थ में कण विशेष के संपर्क में जो वहां उपस्थित कण होते हैं उसके इर्द गिर्द जो एक बीच में मोस्ट कण होता है उसके इर्द गिर्द जो कण उपस्थित होते हैं, तो वो एक कण कितने कणों को बाहरी रूप से संपर्क में रखता है या कितने कणों के साथ टच में रहता है, वही उपसय संयोजन या समन्वय संख्या कहलाती है। चलो डेफिनेशन में लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा और अच्छे से। हेडिंग लगाओ, समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या। समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या। उपसय संयोजन संख्या ये हेडिंग लगाओ, समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या। इस हेडिंग में लिखना शुरू करो कि किसी ठोस में कण विशेष के संपर्क में जो उपस्थित कणों की संख्या है वही समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। किसी ठोस में कण विशेष के संपर्क में उपस्थित कणों की संख्या, संपर्क में उपस्थित कणों की संख्या समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। कणों की संख्या समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। किस प्रकार से उपस्थित होते हैं कण? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई कण है, ये बाहरी रूप से कितने कणों से घिरा हुआ है। ये जो बाहरी रूप से कणों से घिरा हुआ है, ये कणों की संख्या ही इसकी उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे ये कण है, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। और ये एक सिंगल लाइन में है। जैसे ये कोई कण है, इसकी समन्वय संख्या ये दोनों, तो इसकी समन्वय संख्या 2 होगी। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखो, किसी भी ठोस में कण विशेष के संपर्क में उपस्थित कणों की संख्या, किसी कण विशेष के संपर्क में उपस्थित कणों की संख्या, जिस कण की आपको निकालनी है, जैसे माना ये डायग्राम है, इसमें आपको इस कण की निकालनी है, तो इस कण की समन्वय संख्या कितनी होगी? यानी कितने कणों से टकराया हुआ है? 3 कणों से। इसकी निकालेंगे तो 3 आएगी, बीच वाले की निकालेंगे तो 6 आएगी, इधर वाले में से किसी की भी निकालेंगे तो 2 आएगी, कॉर्नर वाले की निकालेंगे तो 1 आएगी। यह है समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या निकालने का बेस्ट तरीका। देखो, समन्वय संख्या किसी ठोस या कण में कण विशेष के संपर्क में उपस्थित कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है, उपसय संयोजन संख्या कहा जाता है। आगे है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? हेडिंग लगाओ, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता। अब देखो, संकुलन क्षमता किसे कहेंगे अपन? जिस प्रकार उपसय संख्या है इसी प्रकार संकुलन क्षमता है। संकुलन क्षमता के लिए संकुलन क्षमता निकालने का एक बेस्ट फॉर्मूला होता है। जैसे क्रिस्टल जालक में अवयवी कण का आयतन, जैसे पूरा क्रिस्टल जालक है उसमें
उसमें एक अवयवी कण का आयतन और अपोन में पूरे क्रिस्टल जालक का आयतन। जैसे माना एक वाटर बोतल है, इस वाटर बोतल में एक ढक्कन पानी का निकाल लिया तो पानी के एक ढक्कन का आयतन और अपोन में पूरी बोतल के पानी का आयतन, कुल आयतन। तो अपन ये लेंगे संकुलन क्षमता निकालने के लिए। तो लिखो इसमें संकुलन क्षमता क्रिस्टल जालक में अवयवी कण का आयतन अपोन में क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। क्रिस्टल जालक के क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन अपोन में कुल क्रिस्टल जालक का आयतन। क्रिस्टल जालक में अवयवी कण का आयतन अपॉन कुल क्रिस्टल जालक का आयतन, अर्थात क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। इसका बेस्ट एग्जांपल है, पानी की बोतल में से एक ढक्कन पानी निकाल लिया, उस एक ढक्कन पानी का आयतन अपोन में पानी की फुल भरी हुई बोतल का आयतन, जितना एक ढक्कन निकालने के बाद जितना पानी बचा उसका टोटल आयतन। ये हो गया संकुलन क्षमता निकालने का सूत्र। आगे है वो अपने एकल घनीय एक कोष्टिका पढ़ी थी, वो फलक केंद्रित, पीछे वाली वीडियो में अंत्य केंद्रित, आद्य एकक कोष्टिका, ये सभी एकक कोष्टिकाएं पढ़ी थी। उनकी समन्वय संख्या निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस डेफिनेशन के माध्यम से, और संकुलन क्षमता निकालने के लिए ये दोनों वहां पे बहुत ज्यादा लाभप्रद है। जैसे एससीसी थी सबसे पहले, तो एससीसी में संकुलन क्षमता सरल घनीय एकक कोष्टिका, एससीसी की फुल फॉर्म है सरल घनीय एकक कोष्टिका। इस सरल घनीय एकक कोष्टिका की समन्वय संख्या और संकुलन क्षमता क्या होगी, ये किस प्रकार निकालेंगे? इसके अनुसार संकुलन क्षमता तो 52 होती है और समन्वय संख्या 6 होती है। 52 ये तो है संकुलन क्षमता, और समन्वय संख्या है 6 है समन्वय संख्या। ये इनके मान फिक्स हैं, तो इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है और समन्वय संख्या क्या है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है, एससीसी एस की तरह ही 5 बनता है, 5 52 और 5 + 1 तो 6 समन्वय संख्या है। तो ये याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। सीधा क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एससीसी की संकुलन क्षमता क्या होती है, तो वहां ऑप्शन भी होते हैं, ए में 52, बी में 74, सी में 68, डी में इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त के तीनों, या कोई दो, जो भी। तो आप किस प्रकार टिक करोगे? एससीसी में 52 होती है संकुलन क्षमता, साथ में समन्वय संख्या है इसकी 6। आगे है एफसीसी की संकुलन क्षमता। तो जिस प्रकार एफ ऐसे होता है तो इसको ऐसे लिखोगे, 74 होती है इसकी, एफसीसी की 74%, और समन्वय संख्या है 12। ये संकुलन क्षमता है, ये समन्वय संख्या है। इसी प्रकार बीसीसी की होती है 68% और ये 8 समन्वय संख्या। तो बी को इस प्रकार लिखते हैं, तो 8 से ये 8 और ये 8, ऐसे याद कर सकते हो आप मैचिंग करके, ताकि डिफरेंस में भूल नहीं होगी कि एससीसी में 68 नहीं कर क्या हो गए, एस से याद रह जाएगा 5 है 6 है, एफसीसी में 74 से, बीसीसी में 68 और 8, इस प्रकार। आगे है रिक्तियों से पहले ये देखो समन्वय संख्या और उपसय संयोजन संख्या।
किसी ठोस में कण विशेष के संपर्क में उपस्थित कणों की संख्या समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। कोई भी एक कण है, उसके आसपास कितने कण उपस्थित हैं, वही उसकी समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या है। जैसे माना इस डायग्राम में बीच वाले कण के लिए पूछी जाए तो इसकी समन्वय संख्या होगी 6, और बाहर वाले के लिए पूछी जाए तो 3 होगी, और इधर पूछी जाए तो 2 है, और लास्ट में कॉर्नर वाले के बारे में पूछी जाए तो 1 है समन्वय संख्या। आगे है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता होती है क्रिस्टल जालक में अवयवी कण का आयतन अपॉन में क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। पहले तो उसके एक अवयवी कण का आयतन, माना ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ये कोई क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक के एक बॉक्स के इसका आयतन, कण का आयतन, और अपॉन में पूरे क्रिस्टल जालक का आयतन, ये होती है संकुलन क्षमता। ये एससीसी में 52%, एफसीसी में 74% और बीसीसी में 68% होती है। साथ में इनकी समन्वय संख्या है एससीसी में 6, बीसीसी में 8, एफसीसी में 12। आगे देखो रिक्तियां। रिक्तियां क्या होती हैं क्रिस्टल जालक में? उतारना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। आगे है रिक्तियां। रिक्तियां क्या होती हैं? हेडिंग लगाओ रिक्तियां। अब देखो रिक्तियां क्या होती हैं। जब किसी क्रिस्टल जालक में पूरे जालक का जब निर्माण होता है तो उसमें कुछ स्थान खाली रह जाता है, रिक्त रह जाता है, उसे ही रिक्तियां कहा जाता है। जैसे ये कोई क्रिस्टल जालक का निर्माण किया है इस प्रकार से, ये कोई क्रिस्टल जालक का निर्माण किया है तो इसमें इन तीनों अवयवी कणों के अलावा ये बीच वाला स्थान खाली रह गया है, ये बीच में रिक्त स्थान है, ये वाला, इस रिक्त स्थान को ही रिक्तियां कहा जाता है, रिक्तिका। तो लिखो इसमें, जब क्रिस्टल जालक का कुछ स्थान, जब क्रिस्टल जालक का कुछ स्थान खाली या रिक्त रह जाता है, रिक्त रह जाता है, तो इसे रिक्तियां कहा जाता है। रिक्तियां कहा जाता है। रिक्तियां कहा जाता है। रिक्तियां किसे कहते हैं? जब क्रिस्टल जालक का कुछ स्थान खाली या रिक्त रह जाता है उसे रिक्तियां कहा जाता है। क्रिस्टल जालक का कुछ स्थान, जब क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं तो उसमें से कुछ स्थान खाली या रिक्त रह जाता है तो उसे रिक्तियां कहा जाता है। ये रिक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? रिक्तियां मोस्टली 3 प्रकार की होती हैं। तो लिखो, रिक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी? 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है त्रिकोणीय रिक्तियां। फर्स्ट है त्रिकोणीय रिक्तियां। त्रिकोणीय रिक्तियां, त्रिकोणीय रिक्तियां कौन सी होती हैं? पहली बात तो रिक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है त्रिकोणीय रिक्तियां, सेकंड है चतुष्फलकीय और थर्ड है अष्टफलकीय। चलो 2 नाम और लिख देते हैं। सेकंड है चतुष्फलकीय रिक्तियां और थर्ड है अष्टफलकीय रिक्तियां।
और थर्ड है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय रिक्तियां। ये थी रिक्तियों के 3 प्रकार। अब देखो त्रिकोणीय रिक्तियां कौन सी होती हैं? जिसमें अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित हों, इसके बीच में जो रिक्तिका बन रही है ये त्रिकोणीय रिक्तियां हैं, ये वाली। और अगर ये ऐसे हो, 2 ऊपर हो और 1 नीचे हो, ये वाला, तो ये जो बन रही है ये भी। इस प्रकार की जो रिक्तियां होती हैं इन्हें त्रिकोणीय रिक्तियां कहा जाता है। और चतुष्कोणीय रिक्तियां, चतुष्कोणीय जिसमें 3 अवयवी कण तो ये उपस्थित हैं ही, इसके साथ में एक इनके ऊपर और उपस्थित होता है, इन तीनों अवयवी कणों के ऊपर और उपस्थित होता है। जिस प्रकार आप किसी गोलाकार गेंद को एक के ऊपर एक सेट करते हो, उस प्रकार से यहाँ ऊपर वाला दर्शाया नहीं जाता, तो इसको इस प्रकार दर्शाती है। ये होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां। इसमें कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार की बन जाती है, ये इधर से इधर और इधर, तीनों साइड तो थी ही और एक चौथी और हो गई। ये है चतुष्फलकीय रिक्तियां। ऊपर वाली त्रिकोणीय, नीचे वाली चतुष्फलकीय। क्यों? ऊपर वाली में तीनों समतल में रखे हुए हैं और उनके बीच में 2 रिक्तिका बन रही है, वो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं। और इसमें एक ऊपर है और 3 नीचे समतल में है, एक उनके ऊपर रखा हो, उनके बीच में जो रिक्तियां बन रही है वो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं। अष्टफलकीय में जैसे जिस प्रकार 3 स्टार्टिंग में नीचे थे, उन्हीं 3 के ऊपर और 3 है, इस प्रकार से टोटल 6 हो गए। 6 के बीच में जो रिक्तिका बन रही है उसे अष्टफलकीय रिक्तियां कहा जाता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर के बीच में ये जो रिक्तिका बनी हुई है इसे अष्टफलकीय रिक्तियां कहा जाता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से ये रिक्तियां। ये थी अष्टफलकीय रिक्तिका, ये चतुष्फलकीय और ये त्रिकोणीय। त्रिकोणीय में तीनों समतल में उपस्थित होते हैं और उनके बीच में जो खाली स्थान रह जाता है उसे त्रिकोणीय रिक्तिका कहा जाता है। चतुष्फलकीय में 3 समतल में, एक उनके ऊपर होता है, और अष्टफलकीय में 3 नीचे समतल में और उनके ऊपर 3 ही और होते हैं। तो ये रिक्तियां हैं, ये रिक्तियों के 3 प्रकार थे। इसके बीच में ये स्ट्रक्चर बन रही है, ये वाली, ये थी, ये है रिक्तियां। आगे देखो रिक्तियां, जब क्रिस्टल जाल का कुछ भाग खाली या रिक्त रह जाता है उसे रिक्तियां कहा जाता है। ये रिक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। त्रिकोणीय तीनों समतल में उपस्थित होते हैं, चतुष्फलकीय में 3 समतल में, एक उनके जस्ट ऊपर, और अष्टफलकीय में 3 समतल में और 3 ही उनके ऊपर उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। क्रिस्टल का घनत्व है, क्रिस्टल का घनत्व किस प्रकार निकालेंगे? तो क्रिस्टल का घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान अपॉन आयतन, क्रिस्टल का कुल द्रव्यमान और उसका आयतन। क्रिस्टल का घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्रिस्टल का घनत्व द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान भाग में आयतन। द्रव्यमान में जब आयतन का भाग दे देंगे तो क्रिस्टल का घनत्व आ जाएगा। घनत्व को रो से दर्शाते हैं, रो बराबर द्रव्यमान Zm अपॉन आयतन A³ Na। आयतन ये है घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व निकालने का फॉर्मूला। द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान के लिए क्या करेंगे? Zm और A³ Na को अपन दूसरे शब्दों में V इंटू Na भी लिख सकते हैं, V इंटू Na। V इंटू Na, रो बराबर Zm अपॉन A³ Na। A³ को V लिखते हैं, आयतन क्यूब में होता है और Na साथ में। अब Z क्या है? यहाँ पे Z है प्रति एकक कोशिका में परमाणु की संख्या। Z है प्रति एकक कोशिका में परमाणु की संख्या, प्रति एकक कोशिका में
परमाणु की संख्या जड़, प्रति एकक कोशिका में परमाणु की संख्या को जड़ से निरूपित करते हैं। जब क्वेश्चन में दिया जाए कि प्रति एकक कोशिका में परमाणु की संख्या 2 है 6 है तो आप जड़ के मान की जगह लिखोगे उसको। आगे m है तत्व का परमाणु भार, m क्या है, तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार। आगे v है, v या a की क्यूब और v दोनों एक ही है, क्रिस्टल का आयतन, a की क्यूब की जगह v भी लिख सकते हैं या a की क्यूब, यह है क्रिस्टल का आयतन, क्रिस्टल का आयतन। आगे है Na है आवोगाद्रो संख्या, यहाँ पे a एक शेल की भुजा की लंबाई, एक शेल की भुजा की लंबाई, एक शेल की भुजा की लंबाई, और Na है आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या। Na का मान 6.022 इंटू 10 की घात 23, ये है आवोगाद्रो संख्या का मान, ये फिक्स होता है हर क्वेश्चन में। जहां भी Na की वैल्यू पुट करनी हो वहां 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही लिखोगे। तो अब है क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान अपॉन में आयतन, घनत्व को रो से निरूपित करते हैं। द्रव्यमान Zm, जड़ है प्रति एकक कोशिका में परमाणु की संख्या, साथ में m है तत्व का परमाणु भार, और a की क्यूब को आप b लिख सकते हो, ये आयतन है पूरे क्रिस्टल का आयतन, जिसमें a है एक शेल की भुजा की लंबाई, क्रिस्टल की एक शेल जो होती है उसकी भुजा की लंबाई। Na है आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या का मान फिक्स होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो रिक्तियों में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले रिक्तियां, जब क्रिस्टल जालक का कुछ स्थान खाली या रिक्त रह जाता है तो उसे रिक्तियां कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। त्रिकोणीय जब तीनों समतल में उपस्थित हो और उनके बीच में एक रिक्त स्थान खाली रह गया हो तो उसे त्रिकोणीय रिक्तियां कहा जाता है। उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। चतुष्फलकीय, जब 3 नीचे समतल में और एक उनके जस्ट ऊपर रखा हुआ हो, अवयवी कण, ठोस का कोई भी अवयवी कण जब 3 नीचे समतल में और एक उनके ऊपर रखा हुआ हो तो बीच में बनने वाली रिक्ति का चतुष्फलकीय रिक्तियां कहलाती हैं। अष्टफलकीय में सेम इसी प्रकार होगा कि 3 नीचे समतल में रखे हुए होंगे, ठीक उनके ऊपर 3 और रखे हुए होते हैं, उनके बीच में जो रिक्तिका बनती है उसे अष्टफलकीय रिक्तिका कहा जाता है। आगे है क्रिस्टल का घनत्व। क्रिस्टल का घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान में आयतन का भाग देंगे तो क्रिस्टल का घनत्व आ जाएगा। क्रिस्टल के घनत्व को अपन रो से निरूपित करते हैं। रो निकालने का फॉर्मूला है Zm अपॉन a की क्यूब इंटू Na। a की क्यूब आयतन के लिए है, आयतन को आप v से भी निरूपित कर सकते हो। तो आयतन को v से निरूपित करोगे तो a की क्यूब की जगह v लिख दिया जाएगा, तो Zm अपॉन v इंटू Na। जड़ है यहाँ पे प्रति एकक कोशिका में परमाणु की संख्या, m है तत्व का परमाणु भार, a की क्यूब या v है क्रिस्टल का आयतन, जिसमें a है एक शेल की भुजा की लंबाई, और Na है आवोगाद्रो संख्या जिसका मान फिक्स होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की घात 23। ओके, आगे अपन पढ़ेंगे इससे आधारित कुछ क्वेश्चन कि क्रिस्टल का घनत्व। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे के पेपर्स में आए हैं वो मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं, इससे आगे क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन है NaCl की एकक सेल का आयतन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, NaCl के एकक सेल का आयतन। सबसे पहले आयतन दे दिया, क्या है, कितना है सेल का आयतन, 2.01 इंटू 10 की पावर -21, 2.01 इंटू 10 की पावर -21 सेंटीमीटर। ये दिया है NaCl के एकक सेल का आयतन। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा।
आयतन के लिए इकाई क्या लगती है? क्यूब है। तो NaCl के एकक शैल का घनत्व ज्ञात करो। अब पूछा है NaCl के एकक शैल का घनत्व है, NaCl के क्रिस्टल का घनत्व है, NaCl के एकक शैल का घनत्व ज्ञात करो। एकक शैल का घनत्व ज्ञात करो, ये पूछा है। तो घनत्व निकालने का फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा है, तो उससे निकालेंगे। क्वेश्चन है NaCl के एकक शैल का आयतन 2.01 × 10⁻⁻21 सेंटीमीटर क्यूब। तो NaCl के एकक शैल का घनत्व ज्ञात करो। तो घनत्व निकालने के लिए फॉर्मूला अभी बताया था, Zm/A की क्यूब इंटू Na। ये घनत्व निकालने का फॉर्मूला है। A की क्यूब की जगह आप क्या लिखोगे? V। तो Zm/V इंटू Na। V का मान इसमें दे रखा है आयतन, और Na अपन को पहले से पता है 6.023 या 22 × 10⁻23, यही है। आगे Z है प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। तो एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी है? 4 है। एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, NaCl से FCC चालक बनता है, FCC में परमाणु की संख्या होती है 4। तो Na का परमाणु भार 23 और Cl का 35.5। ये तो आपको पता ही है। परमाणु भार m की वैल्यू देखो वापस से लिखे, Z है प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, ये है Z की जगह प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या लिखेंगे। अब है m क्या है? परमाणु भार है। तत्व का परमाणु भार है, तो तत्व है NaCl, तो उसका परमाणु भार आपको दे रखा है Na का 20, अपन को पता है कि Na का 23 होता है और Cl का 35.5 होता है। आगे A की क्यूब या V क्रिस्टल का आयतन जो दे रखा है, क्रिस्टल का आयतन, उससे आगे है A प्रत्येक भुजा हो गई, Na है आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या 6.022 बताई थी क्या पहले? 22 या 23 × 10⁻23, 6.023 × 10⁻23। पीछे 22 बता दी, 22 23 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वहां करेक्शन कर लेना। ओके, ये है। तो अब ये मान पुट कर दो इसमें फॉर्मूले में। FCC NaCl कैसी संरचना बनाता है, कैसी एकक कोष्ठिका बनाता है? FCC फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये आपको फलक केंद्रित बनाता है या आद्य एकक कोष्ठिका बनाता है, सरल एकक कोष्ठिका बनाता है, जो भी बनाता है वो निकालने का फॉर्मूला या निकालने का जो पूरा मैटर था, निकालने का तरीका था, वो पहले वाले वीडियो में बता दिया गया, पहले वाले पढ़ा दिया। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लो। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका FCC, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या होती है, परमाणु की संख्या निकालने का तरीका बताया था कि 1/8 गुणा कोणों पे उपस्थित, कोणों पे तो सब में होंगे 8, प्लस में फलक पे उपस्थित है तो 1/2 किंतु कितने हैं फलक पे? 6। अब इनको काटेंगे तो क्या आएगा? 1 + 3 = 4। परमाणु की संख्या फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या 4 हो गई। Z का मान आ गया 4, M का मान है 23 × 35.5, 23 35.5, ये है M का मान। आगे V का मान इसमें दे रखा है, Na का मान फिक्स होता है, रखो फॉर्मूले में मान और आंसर निकालो। तो फर्स्ट है 4 × M। परमाणु भार कितना है? 23 को और 35.5 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा?
58.5 अपॉन में क्रिस्टल का आयतन 2.01 इंटू 10⁻⁻21, साथ में 6.023 इंटू 10⁻23, ये आया। अब इसको सोल्व कर लेना, जो आंसर आए वही आंसर है, वही इस पूरे क्वेश्चन का ही आंसर है। जैसे देख लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में या इसको काटोगे तो यहाँ बचेगा 10⁻2 और ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 लग जाएंगे, ऊपर वाले हटाओगे तो नीचे लग जाएंगे। तो देखो 58.5, पहले दशमलव हटा लेते हैं, ऊपर से एक दशमलव है, एक हटाया, नीचे 1 0, नीचे 2 और 3 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब ये दशमलव हट गए सब जगह से, ठीक है। अब इस 0 से ये 0, 10 की 21 से 21, साथ में 2 बची, 2 से ये 2। अब आगे का करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 4 से करोगे तो ऊपर आ गया 234,000 अपॉन, नीचे क्या आएगा 6.6023 इंटू 201, तो कितना आएगा 12,10,623, ये आ गया, ये मान आया। अब इसको आपस में काटोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो समथिंग ये आएगा 1.93, ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार से निकालना है आपको। ये है NaCl के एकक शैल का आयतन दिया हुआ है, तो NaCl के एकक शैल का घनत्व ज्ञात करना है। घनत्व निकालने का फॉर्मूला रो बराबर Zm अपॉन A³ इंटू Na। Z होता है प्रति एकक कोशिका में परमाणु की संख्या, M है परमाणु भार और A³ है V क्रिस्टल का आयतन और Na है अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का मान फिक्स होता है 6.023 इंटू 10⁻23 और परमाणु भार है Na का 23, Cl का 35.5। ये अपन को पता होना चाहिए सबको, क्योंकि Na आता है 11 नंबर पे, आवर्त सारणी में 11 नंबर पे आता है। तो लगभग तत्वों का परमाणु भार दुगुना होता है, लेकिन इनका दुगुने से 1 अधिक है। तो इसका 23 है, ये 17 नंबर पे आता है, इसका 35.5। तो अपन को अलग अलग दे रखे हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका बनाता है, इसमें परमाणु की संख्या 4 है। फिर ये सारे मान फॉर्मूले में पुट किए और आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है ये। एकक कोष्टिका की रिक्तियां घनत्व है और एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या, इस पे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ तक 12th के एग्जाम के अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी खूब क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें पहले से दिया गया है, देखो कि चांदी है वो CCP जालक बनाती है। चांदी कौन सा जालक बनाती है? चांदी CCP जालक बनाती है। वहां पे अपन ने FCC में परमाणु की संख्या निकालने के लिए पता लगाया था पहले कि NaCl FCC प्रकार का क्रिस्टल जालक बनाता है। तो यहाँ पहले दे रखा है कि चांदी CCP जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल का अक्ष जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि इसके क्रिस्टल का अक्ष जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि क्रिस्टल जालक का अक्ष जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि
हुआ कि क्या ज्ञात हुआ, चांदी ऐसे सीसीपी जालक बनाती है, इसके क्रिस्टल का अक्ष जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि एकक शैल की कोर की लंबाई, एकक शैल की कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, एकक शैल की कोर की लंबाई दी हुई है 408.5 पिकोमीटर। एकक शैल की कोर की लंबाई दे रखी है 408.5 पिकोमीटर है। तो चांदी का घनत्व ज्ञात कीजिए। चांदी का घनत्व पूछा है, चांदी का घनत्व ज्ञात कीजिए। चांदी का घनत्व ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। तो देखो सेम वही फॉर्मूला, सारे रूल वही है। तो इसका आंसर, इसमें ऑब्लिक में ये भी दे देगा आपको कि चांदी का परमाणु भार कितना होता है। तो Ag का परमाणु भार होता है 107.9। ये आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, आप हिंट के रूप में। तो देखो अब घनत्व ज्ञात करना है, तो रो बराबर Zm/A³ Na, सेम वही फॉर्मूला। तो Z का मान सीसीपी जालक है, तो सीसीपी में परमाणु की संख्या कितनी होगी, सीसीपी जालक में Z परमाणु की संख्या होती है 4, Z बराबर 4, और M ये है ही A³ आयतन, आयतन निकालना है अपन को। और भुजा दे रखिए ना, एक कोर की लंबाई A दे रखिए, तो इसका आयतन निकालना है, इसका क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा। और Na का मान अपन को पता ही है, Z बराबर 4 हो ही गया, M बराबर 107.9, A³ में से A बराबर 408.5, तो A³ क्या हो गई, 408.5 की क्यूब हो गई। आगे है Na 6.023 इंटू 10⁻23, ये है टोटल। अब है 4 इंटू 107.9 बटे में 408.5। अगर पॉइंट को इधर खिसकाएंगे तो 4.08 आ जाएगा। जब इसको 408.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो लगभग ये आएगा 4.08 इंटू 10⁻⁻8। ओके, इंटू Na 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसको जोड़ बाकी गुणा भाग करके आप आंसर निकाल लेना, जैसे पहले वाला किया है सेम वैसे ही। आगे देखो इसमें किस प्रकार बताया था, देखो पहले वाले में सिर्फ घनत्व दे रखा था, नहीं घनत्व निकालना था, आयतन दे रखा था। इसमें दे रखा है, उसमें अपन को ये कौन सा जालक बनाती है, इसलिए परमाणु की संख्या और ये वाला। आगे है, इसमें था चांदी सीसीपी जालक बनाती है, अपन को दे दिया जालक बनाती है, इससे Z की वैल्यू अपन को पता चल जाएगी कि परमाणु की संख्या कितनी है। फिर क्रिस्टल की जांच करने पर यह पाया कि कोर की लंबाई A की वैल्यू दे दी 408.5 पिकोमीटर है। फिर इस पिकोमीटर को वापस से कन्वर्ट किया और A की क्यूब निकाली, तो चांदी का घनत्व ज्ञात करना था। तो ये है परमाणु भार, M की वैल्यू 107.9। जब ये सारे मान फॉर्मूले में पुट किए और इनका जोड़ बाकी गुणा भाग किया तो अपना आंसर आ जाएगा। आगे है बिंदु दोष, दोष के बारे में पढ़ेंगे। दोष कौन कौन से हैं, फ्रेंकल, शॉटकी, अंतराकाशी रिक्तिका, बिंदु दोष, ये सभी इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाफ ये विषय पे है, आराम से क्लास लो, टाइम टाइम देखो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। आगे है बिंदु दोष। बिंदु दोष किसे कहते हैं, क्या होता है बिंदु दोष, किस प्रकार आता है क्रिस्टल जालक में। हेडिंग लगाओ बिंदु दोष।
साथ साथ नोट्स बनाते रहो, लिखने से अच्छा याद होता है। अगर कॉपी पेन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख लिख के टाइप करते रहो कि सीसीपी कितना, सीसीपी में परमाणु संख्या क्या होती है, कैसा चालक बनाती है, ये वाले। तो बिंदु दोष, बिंदु दोष वह है क्रिस्टलीय ठोस के परमाणु या आयन अपने आदर्श व्यवस्था से विचलित या अनियमित हो जाते हैं, इसे बिंदु दोष कहा जाता है। जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें परमाणु या आयन अपनी आदर्श व्यवस्था, जो अपनी व्यवस्थित व्यवस्था है उसमें से विचलित या अनियमित हो जाते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसमें से कोई एक कण टूट के अलग हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोष पैदा हो जाएगा, यहाँ पे छेद हो जाएगा। तो ये दोष को क्या कहते हैं, बिंदु दोष। तो लिखो इसमें क्रिस्टलीय ठोस में के परमाणु या आयन, क्रिस्टलीय ठोस के परमाणु या आयन, क्रिस्टलीय ठोस के परमाणु या आयन क्या करते हैं, अपनी मूल अवस्था से या अपनी आदर्श अवस्था से, क्रिस्टलीय ठोस के परमाणु या आयन अपनी आदर्श व्यवस्था से विचलित हो जाते हैं, अपनी आदर्श व्यवस्था से, आदर्श व्यवस्था से विचलित या अनियमित हो जाते हैं, विचलित या अनियमित हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, बिंदु दोष। इसे बिंदु दोष कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस के परमाणु या आयन है वो अपनी आदर्श व्यवस्था से विचलित हो जाते हैं या अनियमित हो जाते हैं, तो इसे बिंदु दोष कहा जाता है। किस प्रकार होते हैं, देखो ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है, ये क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें अवयवी कण अपनी आदर्श व्यवस्था में इस प्रकार उपस्थित है, इस प्रकार से उपस्थित है। ब्लैक के बाद रेड, रेड के बाद वापस ब्लैक, ब्लैक के बाद वापस रेड, इस प्रकार व्यवस्थित है। इसमें से ये एक यहां से अपनी आदर्श व्यवस्था से विचलित या अनियमित हो गया, यहाँ पे अवयवी कण नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे चालक में बिंदु दोष कहेंगे। समझ में आ रहा है, देखो रेड, ब्लैक के बाद रेड, रेड के बाद वापस ब्लैक, ब्लैक के बाद वापस रेड, फिर ब्लैक, ये एक अपनी आदर्श व्यवस्था में व्यवस्थित है। तो यहाँ पे जो अवयवी कण आना चाहिए था वो अपनी आदर्श व्यवस्था से विचलित या अनियमित हो गया, जिसके कारण जो दोष उत्पन्न हुआ, इस दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। क्या कहेंगे इस दोष को, बिंदु दोष। और ये बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और अशुद्धि दोष। एक रस समीकरण मिति, दूसरा अरस समीकरण मिति और तीसरा अशुद्धि दोष। रस समीकरण मिति वो होती है जिसमें धनायन और ऋणायन एक अनुपात में परिवर्तन करते हैं, दोनों में से एक धनायन में से निकल जाता है, एक ऋणायन में से, जैसे एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है, दोनों में से एक निकल जाते हैं, तो ये रस समीकरण मिति दोष होता है। और इसमें ही रिक्तिका या अंतराकाशी दोष है। रिक्तिका, जैसे ये भी एक प्रकार की रिक्तिका दोष है, यहाँ से एक परमाणु हट गया है, रिक्तिका बन गई है वहां पे, यह रिक्तिका दोष है। अंतराकाशी वो होता है जो यहाँ से तो हट जाएगा लेकिन इसके अंतराकाशीय अवकाशों में यहाँ पे चला जाता है, आगे आएगा तब पढ़ेंगे। पर इसके आगे आप लिखो कि बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं, ये बनाओ, इसके नीचे लिखो, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है रस समीकरण मितीय दोष, स्टोइकियोमेट्रिक, रस समीकरण मितीय दोष, स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक या मीट्रिक दोष।
सेकंड, अरस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय दोष। नॉन स्टिकियोमेट्रिक, नॉन स्टिकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टिकियोमेट्रिक दोष। और तीसरा है अशुद्धि दोष। तीसरा कौन सा है? अशुद्धि दोष। बिंदु दोष से ये 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला है रस समीकरण मिति, दूसरा है अरस समीकरण मिति और तीसरा है अशुद्धि दोष। रस समीकरण मिति दोष में क्या होता है? सबसे पहले देखो हेडिंग लगाओ फर्स्ट, रस समीकरण मिति या स्टिकियोमेट्रिक दोष। रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति या रस समीकरण मितीय दोष। इसमें क्या होगा? सबसे पहले होगा इसकी डेफिनेशन कि धनायन और ऋणायन एक अनुपात में धनायन और ऋणायन के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों में से एक एक बाहर निकल जाते हैं। एक धनायन जाएगा तो उसके साथ में एक ऋणायन जाएगा। तो इसमें लिख दो आप धनायन व ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर क्रिस्टल जालक से एक धनायन अपना स्थान छोड़ के बाहर जाएगा तो उसके साथ में एक ऋणायन भी अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल जालक से बाहर हो जाता है। तो धनायन और ऋणायन का अनुपात में परिवर्तन नहीं रहेगा, अनुपात सेम ही रहेगा। जैसे पहले 10 धनायन और 10 ऋणायन थे तो एक एक चला गया तो 9 हो गए। ये नहीं कि 10 और 9 हो गए, 8 और 9 हो गए, ऐसे नहीं। धनायन और ऋणायन का अनुपात समान रहता है। अब देखो रस समीकरण मिति के कितने प्रकार हैं? तो इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला है रिक्तिका दोष, दूसरा है अंतराकाशी दोष। इसके प्रकार निम्न है। रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष किस प्रकार उपस्थित होता है? जब क्रिस्टल जालक का कुछ स्थान रिक्त हो जाता है तो उसे रिक्तिका दोष कहा जाता है। जैसे ये रहा रिक्तिका दोष एक तरीके से। जब क्रिस्टल जालक का कुछ स्थान रिक्त या खाली हो जाता है तो उसे रिक्तिका दोष कहा जाता है। रिक्तिका दोष कहा जाता है। रिक्तिका दोष कहा जाता है। किस प्रकार? जैसे सबसे फर्स्ट ये है, ये रिक्तिका दोष है। ये क्रिस्टल जालक है कोई, इसका ये स्थान खाली हो गया, ये रिक्तिका खाली है। कुछ स्थान रिक्त या खाली रह जाता है, इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। तो ये ही क्या है? रिक्तिका दोष है। क्या है ये? रिक्तिका दोष। क्यों है? क्योंकि रिक्तिका दोष वही होता है जो क्रिस्टल जालक में, जब पूरा क्रिस्टल जालक है उसमें कुछ स्थान रिक्त या खाली रह जाता है, उसे ही रिक्तिका दोष कहा जाता है। तो ये पूरा क्रिस्टल जालक है, इसमें ये स्थान रिक्त या खाली रह गया, इसे रिक्तिका दोष कहा जाता है। बिंदु दोष किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में
परमाणु या आयन अपनी आदर्श व्यवस्था से विचलित हो जाते हैं या अनियमित हो जाते हैं, इसे बिंदु दोष कहा जाता है। ये आदर्श व्यवस्था से अनियमित हो गया, यहाँ पे हट गया, तो ये क्या था, बिंदु दोष, और ये रिक्तिका दोष। बिंदु दोष का ही एक पार्ट है रिक्तिका दोष। आगे है अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष में क्या होता है, इसमें क्रिस्टल जालक का कुछ स्थान खाली के बजाय जो अवयवी कण है ना, इसमें क्रिस्टल जालक के अवयवी कण जो यहाँ से निकला है वो अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है। अंतराकाशी स्थान क्या होते हैं, जब ये पूरा क्रिस्टल जालक है तो इसके बीच में ये जो हिस्सा है ना, इसको अंतराकाशी स्थान कहा जाता है। अंतराकाशी स्थान ये होते हैं। तो अंतराकाशी दोष में क्या होता है कि जो अवयवी कण यहाँ से गायब हुआ है, यहाँ से जो गायब हुआ है वो क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, तो इसे अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो सेकंड हेडिंग लगाओ, अंतराकाशी दोष, इसे कहते हैं अंतराकाशी दोष। डेफिनेशन लिखो, साथ में डायग्राम बनाओ। अंतराकाशीय दोष, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या होता है? अंतराकाशी दोष जब क्रिस्टल जालक के कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं तब उसे अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। जब क्रिस्टल जालक के कुछ अवयवी कण, जब क्रिस्टल जालक में कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं, अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं, अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं, तब अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। तब अंतराकाशीय दोष उत्पन्न होता है। दोष उत्पन्न होता है, अंतराकाशीय दोष उत्पन्न होता है तब। तो अंतराकाशीय दोष क्या हो गया? जैसे ये कोई क्रिस्टल जालक है, ये क्रिस्टल जालक है, ये कोई क्रिस्टल जालक है, इसमें अवयवी कण यहां से उठ के और यहां अंतराकाशीय स्थानों में चला गया। ये जो अवयवी कण है ये यहां से निकल के यहां अंतराकाशीय स्थानों में चला गया, तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष कहा जाता है। अंतराकाशीय दोष, तब अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? रिक्तिका दोष क्या था? ये यहां से निकल के क्रिस्टल जालक से बाहर चला जा रहा था, बाहर चला जाएगा तो रिक्तिका दोष है, और अगर अंतराकाशी स्थानों में चला जाएगा तो अंतराकाशी दोष है। समझ में आ रही है मेरी बात? रिक्तिका दोष में सेम यही डेफिनेशन थी कि जब क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपना स्थान छोड़ के, कुछ स्थान खाली या रिक्त रह जाता है या फिर अपना स्थान छोड़ देते हैं और क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, ये रिक्तिका दोष है। और अंतराकाशी दोष जब क्रिस्टल जालक में कुछ अवयवी कण अपने स्थान से निकलकर अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं तब अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। ये थी अंतराकाशी दोष। आगे है, नोट लगाओ एक इंपॉर्टेंट बात जहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट लगा के लिखो, क्या है नोट? आयनिक ठोसों में हमेशा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए हम इन दोषों को, ये जो दोष है रिक्तिका और अंतराकाशी दोष, इनको शॉटकी और फ्रेंकल दोष के रूप में पढ़ते हैं। क्या थी इंपॉर्टेंट बात?
कि आयनिक ठोसों में हमेशा विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए हम जो रिक्तिका और अंतराकाशी दोष हैं इनको शोटकी और फ्रेंकल दोष के रूप में पढ़ते हैं। और शोटकी और फ्रेंकल दोष ये ऐसे दोष हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली हो, मेन एग्जाम हो, कैसी भी हो, 12th क्लास में शोटकी और फ्रेंकल दोष में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है हर बार। तो ये नोट लगा के लिखो, इसके बाद अपन शोटकी और फ्रेंकल के बारे में चर्चा करेंगे। नोट में लिखो, नोट लगाओ और इसमें लिखो आयनिक ठोसों में, आयनिक ठोसों में आपको पता होना चाहिए कि शोटकी और फ्रेंकल दोषों के दूसरे नाम रिक्तिका और अंतराकाशी दोष हैं। तो वो इस लाइन से आप आसानी से पता रखना, याद रहेगा आपको। आयनिक ठोसों में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम इन दोषों को, कौन से दोषों को, शोटकी और फ्रेंकल दोषों को के लिए इन दोषों को, रिक्तिका और अंतराकाशी दोषों, सॉरी, इन दोषों को शोटकी और फ्रेंकल के रूप में पढ़ते हैं। शोटकी और फ्रेंकल दोष के रूप में पढ़ते हैं। शोटकी और फ्रेंकल दोष के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं? शोटकी और फ्रेंकल दोष के रूप में। अब फर्स्ट हेडिंग लगाओ शोटकी दोष की। शोटकी दोष क्या होता है, ये किस प्रकार होता है, ये किसने सबसे पहले, कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, ये सभी। तो फर्स्ट हेडिंग लगाओ इसमें शोटकी दोष। क्या है शोटकी दोष? सबसे पहले इसमें एक लाइन लिखो, सन 1930 में, कब? सन 1930 में शोटकी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सन 1930 में शोटकी नामक वैज्ञानिक ने दिया। कहाँ का था ये शोटकी नामक वैज्ञानिक? जर्मन का, जर्मन वैज्ञानिक था ये, जर्मनी का रहने वाला था। सन 1930 में शोटकी नामक वैज्ञानिक ने दिया शोटकी दोष। सेकंड पॉइंट लिखो, यह दोष आयनिक ठोसों का दोष है। क्या है? यह दोष आयनिक ठोसों का दोष है। आयनिक ठोसों का दोष है। आयनिक ठोसों का दोष है। शोटकी जो दोष है ये आयनिक ठोसों में पाया जाता है, अनायनिक में नहीं पाया जाता। अतः इस प्रकार की त्रुटि या दोष में एक धनायन अगर अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल जालक से बाहर जाएगा तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक ऋणायन भी बाहर चला जाता है। तो यह दोष पदार्थ के घनत्व को घटाता है, पदार्थ का घनत्व इससे कम हो जाता है। तो लिखो, अगली लाइन लिखो इसमें कि अतः इस प्रकार की त्रुटि या दोष में, अतः इस प्रकार की शोटकी त्रुटि या शोटकी दोष एक ही बात है। इस प्रकार की त्रुटि या दोष में एक धनायन अपना स्थान छोड़कर
क्रिस्टल जालक से बाहर हो जाता है, क्रिस्टल जालक से बाहर हो जाता है, तो क्या होता है, बाहर हो जाता है या बाहर चला जाता है। तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यदि तो तब हो जाता है, तब करो इसको, तब क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, एक ऋणायन भी बाहर हो जाता है, एक ऋणायन भी क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है। समझ में आ रही है बात क्या है? तो इससे क्या होगा, उसके घनत्व, जो ठोस पदार्थ का घनत्व है वो इस दोष के कारण घट जाता है। तो यह दोष अगली लाइन से लिखो, तो या अतः, जो भी आप लिखना चाहो, यह दोष पदार्थ के घनत्व को घटाता है, पदार्थ के या ठोस के घनत्व को घटाता है। क्या करता है? ठोस के घनत्व को घटाता है। किस प्रकार? क्योंकि एक धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर जाएगा तो ऋणायन भी उसके साथ बाहर चला जाता है, जिससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। मोस्टली इनके एग्जाम्पल हैं NaCl, KBr, एक धनायन और एक ऋणायन एक्सेट्रा, ये हैं इसके एग्जाम्पल। क्या था देखो, अंतराकाशीय दोष वे होते हैं जब क्रिस्टल जालक में कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं। यहाँ से तो रिक्तिका घट जाती है लेकिन अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। नोट है, विशेष बात है कि आयनिक ठोसों में, जिसमें धनायन और ऋणायन जिसमें होते हैं, उन आयनिक ठोसों में विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या होता है, जो रिक्तिका और अंतराकाशीय दोष हैं उनको शॉटकी और फ्रेंकल दोष के रूप में पढ़ते हैं अपन। अब है शॉटकी दोष। शॉटकी दोष सन 1930 में, कौन सी सन में? 1930 में शॉटकी नामक वैज्ञानिक, जो जर्मन का रहने वाला था, जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने 1930 में ये दोष या शॉटकी त्रुटि दी थी। यह दोष आयनिक ठोसों का दोष है। कौन से ठोसों में पाया जाता है ये दोष? आयनिक ठोसों में, जिसमें धनायन और ऋणायन प्रेजेंट होते हैं, उसमें पाया जाता है। अतः इस प्रकार की त्रुटि या दोष में एक धनायन अपना स्थान छोड़ के चला क्रिस्टल जालक से बाहर हो जाता है, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, एक ऋणायन भी क्रिस्टल जालक से बाहर हो जाता है। अगर धनायन एक क्रिस्टल जालक से बाहर हो गया तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक ऋणायन भी क्रिस्टल जालक से बाहर होगा ही होगा। यदि दो धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर होंगे तो दो ऋणायन भी होंगे, जिससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। और ये दोष पदार्थ की घनत्व को कम करता है। यदि माना ये कोई पदार्थ है, इसमें से एक धनायन और एक ऋणायन बाहर चला गया तो इसका घनत्व तो कम होगा ही, ऑब्वियसली बात है। यदि ये एक मार्कर है, इसको आप इतने को आगे को काट दोगे या फिर इसको बाहर कर दोगे, हटा दोगे, तो इसका घनत्व कम हो गया। इतना आकार घेर रहा था, वो घनत्व कम हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है NaCl और KBr। देखो अभी फ्रेंकल दोष का एक एग्जाम्पल बना के देख देते हैं। ये है शॉटकी दोष का। क्या है इसमें देखो, एक में धनायन है और एक में ऋणायन। क्या क्या धनायन में है, क्या क्या ऋणायन में है? जैसे NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं। NaCl है ना, तो
Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। कैसे कैसे हैं, यहाँ पे Na पॉजिटिव है और यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, यहाँ Na पॉजिटिव आएगा, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव। क्या हो गया, यहाँ से तो Na पॉजिटिव बाहर हो जाता है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो यहाँ से Na पॉजिटिव बाहर हुआ है और यहाँ से Cl नेगेटिव। तो एक धनायन और एक ऋणायन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक धनायन और एक ऋणायन क्रिस्टल धारक से बाहर हो गया। इसको यहाँ नहीं लिखोगे क्योंकि ये अंतराकाशी स्थान है, ये फिर फ्रेंकल दोष में आएंगे। यहाँ पे ये इनको तीर के निशान से ऐसे दर्शाओगे कि यहाँ Na प्लस था और यहाँ था Cl माइनस। ये कौन सा दोष हो गया, शोटकी दोष या शोटकी त्रुटि। वापस से देख लो, सन 1930 में शोटकी नामक जर्मन वैज्ञानिक ने ये दोष दिया था। यह आयनिक ठोसों का दोष है। इसमें एक धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर हो जाता है तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए दूसरे एक ऋणायन भी क्रिस्टल जालक से बाहर होता है और यह दोष पदार्थ की घनत्व को घटाता है, कम करता है। इसके एग्जाम्पल है NaCl और KBr। अब NaCl के लिए आपने ये एक डायग्राम बनाया है जिसमें Na एक धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर हो रहा है और एक ऋणायन भी क्रिस्टल जालक से बाहर हो रहा है, जिससे इसके घनत्व में कमी आती है, घनत्व घटता है। इस ठोस पदार्थ का ये दोष, शोटकी जो दोष है, ये ठोस पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। आगे देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष या फ्रेंकल त्रुटि। इसे कहते हैं फ्रेंकल दोष या फ्रेंकल त्रुटि। फ्रेंकल दोष, हेडिंग लगाओ, फ्रेंकल दोष या फ्रेंकल त्रुटि। सेकंड पॉइंट, फ्रेंकल दोष या फ्रेंकल त्रुटि। क्या होती है फ्रेंकल दोष या फ्रेंकल त्रुटि? तो ये सन 1928 में फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक था, रूस का रहने वाला था, रूसी वैज्ञानिक था, उसने दिया था। तो यह दोष आयनिक ठोसों में ही पाया जाता है। आयनिक ठोसों में पहले वाला पाया जाता था शोटकी, तो ये भी आयनिक ठोसों में ही पाया जाता है। इस प्रकार के दोष में एक धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है। तो क्या होगा, एक धनायन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थानों में चला जाएगा तो निम्न समन्वय संख्या के यौगिक, जो जिनकी समन्वय संख्या कम होती है, निम्न होती है, उन समन्वय संख्या के यौगिकों में ये दोष पाया जाता है। धनायन और ऋणायन का आकार समान नहीं होता इसमें और घनत्व में भी परिवर्तन नहीं होता। पहले वाले शोटकी दोष में घनत्व कम हो रहा था ठोस का, लेकिन इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आयन क्रिस्टल में से निकलेगा वो उसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है। तो चलो इसमें लिखो, फर्स्ट पॉइंट है सन 1928 में फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक, जो रूस का रहने वाला था, ने दिया। लिखो, सन 1928 में फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने, फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक, कहाँ का था फ्रेंकल? रूस का, रूसी वैज्ञानिक था, रूस का रहने वाला था। इसने दिया ये दोष या त्रुटि। दोष, यहाँ पे दोष की जगह त्रुटि नाम भी आ सकता है। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि फ्रेंकल त्रुटि क्या है, शोटकी त्रुटि क्या है। दोष और त्रुटि एक ही होते हैं। तो ये दोष भी आयनिक ठोसों में पाया जाता है। सेकंड पॉइंट लिखो, यह दोष भी आयनिक ठोसों में पाया जाता है। आयनिक ठोसों में पाया जाता है। यह
ठोसों में पाया जाता है। पहले वाला भी आयनिक ठोसों में पाया जाता था। और इस प्रकार के ठोस में एक धनायन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में एक धनायन अपना स्थान छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है। अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है। किस में चला जाता है? अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? अंतराकाशी स्थानों में चला जाएगा तो अंतराकाशी दोष या फ्रेंकल दोष कहेंगे। और ये किन में पाया जाता है? अगला पॉइंट है, निम्न समन्वय संख्या के यौगिक में पाया जाता है। जिनकी समन्वय संख्या कम होती है, निम्न कोष्टक में लिख लेना, कम समन्वय संख्या वाले यौगिक में पाया जाता है। कम समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। कम समन्वय संख्या वाले यौगिकों में ये दोष पाया जाता है, पाया जाता है। निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में ये दोष पाया जाता है। धनायन और ऋणायन का आकार समान नहीं होता इसमें। धनायन व ऋणायन का आकार या संख्या समान नहीं होती। संख्या समान नहीं होती। किसमें नहीं होती? फ्रेंकल दोष में। और इससे हमें घनत्व में परिवर्तन भी नहीं होता। इस दोष में ठोस के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। ठोस के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। घनत्व में परिवर्तन भी नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं ZnS, AgBr और AgCl एटसेट्रा। ये थे फ्रेंकल दोष के कुछ एग्जाम्पल। फ्रेंकल दोष में क्या था? सन 1928 में फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने दिया, जो रूस का रहने वाला था। और यह दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है। इस प्रकार के दोष में एक धनायन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है। निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में ये पाया जाता है। और मोस्टली धनायन और ऋणायन का आकार समान नहीं होता। और इस दोष में ठोस के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं ZnS, AgBr और AgCl एटसेट्रा। अब इसकी संरचना बनाते हैं। जैसे ये है धनायन और ऋणायन कहाँ से निकल के कहाँ अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं। देखो ये है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये इसका एग्जाम्पल, जैसे AgBr ले लिया या AgCl ले लिया, तो Ag प्लस और Cl माइनस। ये Ag प्लस है, ये Cl माइनस है, ये Cl माइनस है, ये Ag प्लस है, ये Ag प्लस है, ये Cl माइनस है, ये Cl माइनस है, ये Ag प्लस है, ये Cl माइनस, ये Ag प्लस, ये Cl माइनस, ये Ag प्लस, ये Cl माइनस, ये Ag प्लस और ये Cl माइनस। जैसे ये यहाँ से जो निकला है Ag प्लस, ये कहाँ जाएगा? ये बीच में, जैसे ये अंतराकाशी स्थान है, यहाँ आ गया
तो ये यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, तो घनत्व में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, जितने अवयवी कण थे उतने के इतने ही अवयवी कण हैं। लेकिन ये धनायन का अंतराकाशी स्थान में प्रवेश हो गया, बस धनायन का अंतराकाशी स्थान में प्रवेश, अंतराकाशी स्थान में प्रवेश, ये है। तो क्या होता है फ्रेंकल दोष? सन 1928 में फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने, जो रूस का रहने वाला था, उसने दिया था, और यह दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है। इसमें एक धनायन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है। निम्न या कम समन्वय संख्या वाले यौगिकों में ये पाया जाता है। धनायन और ऋणायन का आकार समान नहीं होता, घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। और ZnS, AgBr, AgCl इसके एग्जाम्पल हैं। ये इसकी एग्जाम्पल है, जिसकी स्ट्रक्चर, इसमें Ag+ यहाँ से निकल के यहाँ चला गया है, यहाँ Ag+ आता, ये Ag+ यहाँ धनायन के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर गया, इसलिए इसे फ्रेंकल दोष या फ्रेंकल त्रुटि या अंतराकाशी दोष कहा जाता है। लास्ट में लगाओ एक नोट में लिखो कि AgBr में फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों प्रकार की त्रुटियां और दोष पाए जाते हैं। ये जो AgBr है, इस AgBr में नोट लगाओ, उसमें लिखो, ऐसे बॉक्स बना के नोट में लिख दो, नोट AgBr में शॉर्टकी व फ्रेंकल दोनों दोष व त्रुटियां पाई जाती हैं, दोनों दोष व त्रुटियां पाई जाती हैं। AgBr जो है, इसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष और दोनों त्रुटियां पाई जाती हैं। तो आई होप आज अपन ने ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट जो चैप्टर था 12th क्लास का, वेरी फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, ये हमने फिनिश कर लिया। उसका इम्पोर्टेंट पार्ट जो अपन ने पढ़ा है, 3 क्लासेस हैं इसकी, ये लास्ट क्लास है, इससे पहले की 2 क्लासें मिल जाएंगी आपको, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं, तो यहाँ जाके देखो और पढ़ो। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, कमेंट करते रहो साथ साथ। यदि इसमें से आपको कोई भी एक टॉपिक, फ्रेंकल दोष या शॉर्टकी दोष, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, कोई भी त्रुटि, जो भी कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।